नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्ज़ाम 2018 की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। तो हमें फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, उनमें से सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है उसके रेफरेंस में हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम है वो हम किसे बोलते हैं। तो हमारे पास जैसे कोई एक्सिस मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड, तो इसके रेस्पेक्ट में जो ओरिजिन है यहाँ पे हम इस पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड मीन्स यहाँ पे है मान लेते हैं। तो ये जो मास है इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, और इन जो पूरे पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में जितने भी, उनका मोमेंटम जो है सबका उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज ज़ीरो इन दिस फ्रेम, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ये जो मोमेंटम है रेस्पेक्ट टू ऑल पार्टिकल्स, ये इसका ज़ीरो रहेगा टोटल मोमेंटम, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, और इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो रहेगा। मीन्स यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इस बॉडी पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A uniform disk of radius a and mass m is rotating freely with angular velocity omega in a horizontal plane about a fixed vertical axis through its center. A particle of mass m is then suddenly attached to the rim of the disk and rotates with it. The new angular speed is। तो हमें यहाँ पे कोई डिस्क दे रखी है, मान लीजिए ये इसकी एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ओमेगा की स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है ये डिस्क, जिसकी रेडियस हमारे पास ए है। तो हमारे पास एक मास एम है, वो सडनली इस पे अटैच हो जाता है इसकी रिम पे। अब हमें पता करना है कि जो न्यू एंगुलर स्पीड जो हमारी डिस्क की है वो क्या होगी। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए सबसे पहले जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो हमारी इसमें जो डिस्क होगी, ये शुरू में जो इसका जो एंगुलर मोमेंटम था, मींस मोमेंटम इस केस में कंजर्व रहेगा। शुरू में जो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो था आई इंटू ओमेगा, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड। तो ये कंजर्व है, और फाइनल वो भी इसका इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो भी इसके का न्यू चेंज जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो एंगुलर स्पीड होगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ये जो आई है ये डिस्क का सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का वो हाफ एम इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास हम इसका सेंटर पे मानते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है। तो ये हमारा डिस्क का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा इसकी स्पीड दे रखी है हमें। तो इनिशियली इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम इनिशियली। फिर सेकंड केस में हमारे पास जो डिस्क है इसके यहाँ पे एक एम मास जो कि जिसकी रेडियस नेग्लिजिबल है, स्मॉल एम मास है, वो अटैच हो जाता है। तो इसका हमें अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज जो होगा वो देखना होगा। तो चेंज जो आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क वो कितना आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एम। तो डिस्क का हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम ए स्क्वायर होगा, प्लस एम मास का जो ये है, ये इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है ए। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है जनरली, वो होता है आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो होता है ये हमारा डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके सेंटर ऑफ मास से।
तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है ये ओरिजिन यहाँ पे माना है हमने, तो a डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास स्मॉल मास m का, वो ma² हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस केस में। और जो एंगुलर स्पीड है मान लीजिए ये ओमेगा डैश है। अब हम कैलकुलेट करते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लगाते हैं इसमें, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो जो हमारा इनिशियल था वो कितना था, आई जो हमारा था वो था हाफ हो गया यहाँ पे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जो फाइनल मोमेंटम है वो हो जाएगा हाफ, ये a² भी आएगा यहाँ पे, हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर प्लस m इंटू a²। ये जो मास है वो सेम होगा आई थिंक दोनों का। देखिए ये मास m है डिस्क का, और जो मास पार्टिकल का मास है वो भी m है, इसलिए हम इस केस में दोनों में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके केस में मास को हम m ही रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो चीज़ें कॉमन आके कैंसिल हो रही हैं उसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से m हर जगह से कॉमन है, तो आप देख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर a²/2 क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर सॉरी यहाँ पे गड़बड़ होगी, हमने ओमेगा स्क्वायर डैश से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये ओमेगा स्क्वायर डैश है, क्योंकि आई इंटू ओमेगा होता है ना, आई इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो आई डैश इंटू ओमेगा डैश, आई डैश हमने निकाला था हाफ ma² प्लस ma², तो हाफ ma² प्लस ma² और ओमेगा डैश का जो है वो हम बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गड़बड़ हो गई हमारे पास, स्क्वायर नहीं होगा, ओमेगा ही आएगा सिंपली। तो आई इंटू ओमेगा फॉलो करते हुए यहाँ पे भी ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए चीज़ें, अब हमारे पास जो है वो वैल्यू है ma² ओमेगा डैश का स्क्वायर, m तो हमने कैंसिल कर दिया, अपॉन 2 प्लस a² ओमेगा डैश। यहाँ पे भी ओमेगा डैश का ओमेगा का स्क्वायर नहीं आएगा, तो आप देख सकते हैं a² भी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा ओमेगा/2 इक्वल्स टू ओमेगा डैश/2 प्लस ओमेगा डैश। तो 3 ओमेगा डैश/2 इक्वल्स टू ओमेगा/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और हमारा जो नया एंगुलर स्पीड आई है वो कितनी आई है, ओमेगा/3, मीन्स जो इनिशियल थी उसकी 1/3 हो गई। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओमेगा/3 हो जाएगी इसकी न्यू एंगुलर स्पीड जो होगी। आई होप कोई आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंग्स मॉडुलस y, बल्क मॉडुलस k एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर रिलेटेड एज। तो जो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और जो बल्क मॉडुलस है ये होते क्या हैं। तो इनकी वैल्यू एक बार मैं आपको बता देती हूँ। रिलेशन तो आपको फिर ये डिराइव नहीं कराया जाएगा, आपको खुद से देखना होगा। तो जो यंग्स मॉडुलस है वो होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मीन्स किसी भी पार्टिकल पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म जो उसकी शेप या साइज़ है वो चेंज होके वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसकी इलास्टिसिटी, विद इन इलास्टिसिटी, वो होती है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस होता है तो मीन्स
किसी भी, जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो फिर वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक अचानक से ब्रेक हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो ये जो रीज़न है जहाँ पे वो वापस अपनी पोजीशन में वापस शेप गेन कर सकता है, तो वो जो इलास्टिसिटी की जो रीजन है, जैसे हम ये फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो रीज़न है हमारा, ये होता है यंग्स मॉडुलस। और जो ये होता है ये प्लास्टिक रीजन होता है, जहाँ पे वापस डिफॉर्म्ड रहेगा और वापस शेप गेन करना इम्पॉसिबल है। तो ये इलास्टिसिटी की जो लिमिट है, विद इन इलास्टिसिटी, इसमें हमारा जो है यंग्स मॉडुलस होता है। तो ये जो यंग्स मॉडुलस होता है, इसकी वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो हम स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हैं और जो स्ट्रेन में जो चेंज हो रहा है शेप में, वापस डिफॉर्म होके वापस अपनी शेप गेन कर रही है, तो स्ट्रेस हो जाता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगा रहे हैं, अपॉन जो उसकी शेप है वो, उसमें क्या चेंज है। जैसे मान लिया हम लीनियरली फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये लीनियर के लिए होता है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। ये हो जाता है हमारा यंग्स मॉडुलस। मीन्स ये हम लॉन्गिट्यूडनल ये लगाते हैं। अब हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। तो हमारा जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है जो किसी भी वॉल्यूम है उसमें हम जब स्ट्रेस बाहर से लगाते हैं तो वो अपनी शेप चेंज करके वापस जो शेप गेन कर लेता है, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो ये भी सिंपली हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अपॉन जो चेंज इन वॉल्यूम जो उसका है। और ये जो चीज़ होती है नेगेटिव होती है, ये क्योंकि वॉल्यूम कम हुई है, उसकी कॉम्प्रेस हुई है अपॉन ओरिजिनल। तो हमारा जो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी इलास्टिक लिमिट के विद इन ही होता है। और जो थर्ड हमारा जो होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो होता है हमारा किसी भी, जैसे ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पे हम टेंजेंशियली जो फोर्स लगाते हैं, मीन्स ये कोई एंगल से ऐसे टिल्ट हो जाएगा किसी एंगल से। मान लीजिए थीटा एंगल से ये यहाँ से टिल्ट हो गया, मेरे से ये डायग्राम सही से नहीं बना पर ये आप देख लें। तो ये जो थीटा एंगल से जो टिल्ट हुआ है, तो इसे हम कहते हैं शीयर स्ट्रेन। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो होता है शीयर स्ट्रेस अपॉन शीयर स्ट्रेन। तो जो शीयर स्ट्रेन कितना लगा है मीन्स थीटा, और जो शीयर स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया। इट मीन्स जो हम ये टेंजेंशियली इस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं एक साइड से, तो वो जो कितना एंगल से डिफॉर्म हुआ है और वापस अपनी शेप गेन कर लेता है, वही हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है। और इन तीनों का जो आपस में जो रिलेशन होता है वो हम डिराइव करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला मीन्स वो जो डेरिवेशन निकल के आती है वो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उसमें करेक्ट। आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन वाइज समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरेटिकली द वैल्यू ऑफ पॉइसॉन्स रेशियो लाइज बिटवीन। जो हमारा पॉइसॉन्स रेशियो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, थ्योरेटिकली हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पॉइसॉन्स रेशियो होता है वो होता क्या चीज़ है। जैसे हमारे पास कोई रॉड है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमने इस पर स्ट्रेस लगाया, मीन्स फोर्स लगाया इस पर, या फिर इसे खींचा, तो ये जो डिफॉर्म होगा मीन्स ये लेंथ इसकी इंक्रीज होगी, कुछ लेंथ ये इसकी इंक्रीज हो गई। तो और जो हमारी देखिए ये लेटरली भी ये डिक्रीज हुई है, लेंथ तो इंक्रीज हुई है लेकिन जो लेटरल डिफॉर्मेशन है वो कितना हुआ है, वही होता है हमारा पॉइसॉन्स रेशियो। मीन्स लेटरली अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन कितना हुआ डिफॉर्म में। तो जो हमारा पॉइसॉन्स रेशियो होता है वो होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन
मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रेन है हमारा ये डिक्रीज़ कितना हुआ है, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन जो हमारा हुआ है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है हमारा पॉइसन्स रेशो। और जो पॉइसन्स रेशो होता है हर मटेरियल के अलग अलग होता है, और उसकी जो रेंज होती है थ्योरेटिकली वो होती है हमारी -1 to 0.5। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो जो रेंज आती है हमारे पास प्रैक्टिकली वो आती है 0 से 0.5। ये होती है हमारी थ्योरेटिकल वैल्यूज़, ये होती है हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़। और जो पॉइसन्स रेशियो है वो ज़ीरो किसके लिए होगा, वो ज़ीरो होगा कोई पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो चेंज है ट्रांसवर्स चेंज मीन्स इसके साइड में कोई चेंज ना आए और ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल इसकी लेंथ बढ़ जाए, तो इसके लिए जो हमारा पॉइसन्स रेशियो होगा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो कुछ मटेरियल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिसके लिए पॉइसन्स रेशियो ज़ीरो होता है। और -1 की बात करें तो -1 किसके लिए होगा, -1 इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो हमारे नेचुरली नहीं होते, तो उनमें क्या केस होता है कि उनमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन लगाने पे उनकी जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मीन्स ट्रांसवर्सली और वैसे, तो वो होते हैं हमारे -1 जिनका होता है। तो ये बात थी हमारी पॉइसन्स रेशियो की। तो हम थ्योरेटिकल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो -1 से 0.5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब बात करते हैं 35th क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द एवरेज एनर्जी ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज E and its relaxation time is tau, then the average power of oscillator is। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कोई ऑसिलेटर है हमारा, उस पर जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये हमारा, क्योंकि इस पर विस्कस फोर्स और जो हवा और सबके कारण जो फोर्स है वो भी वो लग रहा है। तो ये है हमारा एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, मीन्स ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। तो इसमें जो पावर लॉस है ऑसिलेटर में, एवरेज पावर लॉस वो कितना हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, जो हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं वो क्या होता है, जो हम बात करें उसकी इक्वेशन की, तो वो होता है A sin ओमेगा टी। कोई अगर फेज़ डिफरेंस है, मान लीजिए 5 फेज़ है, तो वो भी हम ले लेते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस। लेकिन इसमें होता है कि कोई जैसे मान लीजिए डैम्प्ड है तो कोई विस्कस फोर्स भी लग रहा है, मीन्स जो हमारा टोटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा। पहले तो हम kx लेते थे कि डिस्प्लेसमेंट से जितना फोर्स लग रहा है वो प्लस जो यहाँ पे एक जो फैक्टर आएगा वो आएगा लैम्डा, ये डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, इनटू v वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम x की टर्म में लिखे तो ये हो जाएगी dx/dt। ये फोर्स भी हमें लग रहा है और ये प्लस नहीं होगा, ये नेगेटिव ही होगा। तो ये सब अपोजिट फोर्स लग रहे हैं हमारे जो पार्टिकल है उस पर, ऑसिलेटर पे। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स। इससे ये सॉल्व करने पे ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पे हम यहाँ पे ये x और वेलोसिटी ये सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इस केस में जो है ये हमारा जो k है कांस्टेंट, उसको हम क्या लिखते थे, उसको हम इनिशियली लिखते थे ओमेगा k/m इक्वल्स टू ओमेगा होता था हमारा, तो m इंटू ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर। और जो डैम्पिंग कांस्टेंट है हमारा λ/m, इसको हम लिखते हैं 2r, ये हमारा डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी मानते हैं इसे। तो ये जो इसकी वैल्यू है लैम्डा की वो कितनी हो जाएगी, वो हमें यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करनी है, सॉरी। तो ये जो है हम लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे जो इसकी इक्वेशन है ये होती है डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक के केस में, लेकिन यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, मीन्स डैम्पिंग ऑसिलेटर है, तो
इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एक फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी -RT, और जो एम्पलीट्यूड है वो साइन ऑफ ओमेगा टी +5, जो फेज डिफरेंस हमारा, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट इस केस में। तो इसी चीज़ से हम डिराइव करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स dx/dt करके। फिर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, dv/dt, मीन्स dv/dt। एक्सेलरेशन निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी बताएं तो ½ mv²। यहाँ से हम जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ ड्राइव करके नहीं बता सकती, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बता रही हूँ। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी आएगी एवरेज वैल्यू, वो निकालने पे कुछ टर्म्स आएंगी, वो हमें मिलेंगी ½ m⍵², जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ -2RT। तो ये होगी हमारी एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ½ kx² होती है। तो उससे फाइंड आउट करने पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ½ mω²A²e⁻²RT। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारी एवरेज होंगी ये सेम होंगी। तो एवरेज जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी, और जो सम हमारे पास निकल के आएगा उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास ½ mω²A²e⁻²RT। तो ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियली, ये 1/e कब होगा, जब जो हमारा टाइम है वो कितना हो जाए 1/2r। ये जो t है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1/2r। तो ये 1/e टाइम्स हो जाएगी ये वैल्यू। तो यही जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम हमने निकाल लिया, एनर्जी हमारे पास आ गई। अब हमें बताना है कि एवरेज पावर डिसिपेटेड मीन्स लॉस कितनी हो रही है इस ऑसिलेटर में। तो हमारी जो एवरेज पावर लॉस है वो कितनी होगी, रेट ऑफ लॉस ऑफ या फिर चेंज ऑफ एनर्जी, एवरेज एनर्जी मान लीजिए इसे। तो ये कितनी होगी हमारी डी एवरेज का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो हमारी पावर आ जाएगी। तो वो हम करके देखें यहाँ पे, तो कितना आएगा, d/dt वैल्यू पुट कर दीजिए, ½ mω²A² एम्पलीट्यूड है, e⁻²RT। तो हमारे पास एक ही फैक्टर है जिसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, और बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। ½ mω²A² सब बाहर, e⁻²RT का हम डिफरेंशिएशन करें t के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, ये जो फैक्टर है जो मल्टीप्लाई में e की पावर में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, e⁻²RT आ जाएगा। ये आ गई हमारी एवरेज पावर। तो हम इसको रीअरेंज करके अच्छे से दिखें तो हम जो रिलेशन निकालते हैं एनर्जी, एवरेज एनर्जी और इस पावर में, तो कितना आ रहा है। अब देखो इसे एवरेज एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं, ½ mω²A² प्लस ये एक फैक्टर होता है हमारे पास, तो इनको हम लिख देते हैं ई एवरेज। बाहर हमारे पास क्या चीज़ है -2r। तो हमारा जो ये टाइम है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ही है। तो ये हमारी जो एवरेज एनर्जी है ये कितनी आ जाएगी, जो एवरेज पावर लॉस है वो कितना आ जाएगा, एनर्जी अपॉन रिलैक्सेशन टाइम टॉ, ये आ जाएगी हमारी पावर लॉस इस केस में, एनर्जी डिसिपेटेड इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पास E/τ। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइज आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ आए होंगे अच्छे से, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और हैप्पी टीचर्स डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।